हेलो, नमस्कार, आदाब, राधे राधे। वेलकम टू दी एक्सेल। कैटिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम समझते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन हमारा दो फॉर्म में अकर होता है। नंबर वन इन फ्री स्टेट। नंबर टू हमारा ये अकर हो सकता है इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में जब हमारा कार्बन अकर होता है, मतलब ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, किसी दूसरे चीज के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा होता, इसके साथ कंबाइन नहीं होता है। तो इसमें एग्जांपल में आप बोल सकते हो डायमंड, ग्रेफाइट, etc। ये है हमारा, ये फ्री स्टेट में, ये किसी और एटम के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। इन कंबाइंड स्टेट में जब होता है, इसके एग्जांपल में आप बहुत सारा चीज लिख सकते हो। कोल, पेट्रोलियम, वुड, वुल, पेपर, नायलॉन, पॉलिस्टर, क्या लिखना चाहते हो, रबर, इस तरह से ये हमारा कंबाइंड स्टेट में मिल सकता है। तो हमारा फ्री स्टेट में भी मिल सकता है कार्बन, इन कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है। नाउ वी हैव एलोट्रॉप्स। अब जब कार्बन मिलता है, अब हमने कार्बन को सीख लिया क्या है, कहां से आया हुआ है, सब चीज हम जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, अब ये एलोट्रॉप्स क्या है? Allotropes, the various physical forms या structures, various physical forms in which an atom can exist is called its allotropes. The various physical forms or structures in which an atom can exist is called its allotropes. कार्बन का allotropes क्या क्या है? allotropes of कार्बन, कार्बन का allotropes हमारे पास में है। नंबर वन डायमंड, नंबर टू ग्रेफाइट एंड रिसेंटली जो अभी नोन एलोट्रोप है वो है C60। इसको आप अगर लिखना चाहो, इसे हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। C60, कार्बन C60, हम लोग इसको बकमिंस्टर फुलरिन बोलते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन, ये तीनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। मतलब ये तीनों का तीनों चीज कार्बन का ही बना हुआ है, कंप्लीटली कार्बन का बना हुआ है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि फॉर्म्स या स्ट्रक्चर्स इसका अलग अलग है। कार्बन का ही बना हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर्स इसका अलग अलग है। So we have our first allotropes, which is diamond. नाम सुनते ही दिमाग मस्त हो जाता है। डायमंड,
बहुत ही महंगी चीज है, कार्बन का बना हुआ है और इसका एबंडेंस कम है, कम मिलता है। रशिया में मिलता है अच्छा खासा क्वांटिटी। तो हमारा ये डायमंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं डायमंड को सबसे पहले अच्छे से। इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ एटम मेड ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। ओनली कार्बन एटम्स के मिलने से हमारा बनता है डायमंड। strongest natural compound या substance। strongest natural substance। अब ये strongest क्यों है, इसके पीछे रीजन मैं यही बता देता हूं। since small atomic radius and all covalent bond। since small atomic radius and all covalent bond, हमारा जो डायमंड बना होता है उसमें ये सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। सारा कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है और कार्बन का एटॉमिक रेडियस तो छोटा होता है। ये एटॉमिक रेडियस छोटा होने के कारण से इसके बीच का जो ये जो आपस में एटॉमिक रेडियस छोटा होने के कारण से ये कार्बन अपने आप में स्ट्रांगली हेल्ड है और ये कार्बन अपने आप में स्ट्रांगली हेल्ड है और उसके बाद ये चेन बना सकता है लंबा लंबा। इसका जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद ये चेन बना सकता है और वो कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड से चेन बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड से जब चेन बनाता है तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होने के कारण से ये सब आपस में बहुत जोर से, बहुत मजबूती से पकड़ा रहता है और ये चेन बहुत मजबूत हो जाती है। इस कारण से हमारा ये कंटिन्यूअस कोवेलेंट बॉन्ड से बन जाता है और हमारा डायमंड बहुत ही मजबूत बन जाता है। अगेन वी हैव अनदर एग्जांपल। स्मॉल एटॉमिक रेडियस। अनदर एग्जांपल नहीं लेते हैं हम लोग, समझते हैं इसको। मेड ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, एटॉमिक रेडियस, स्मॉल एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट बॉन्ड। अगेन वी हैव हमारा जो डायमंड है, डायमंड का और प्रॉपर्टीज, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसीलिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब इसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल combination of atoms means each carbon atom is combined with 4 other carbon atom, 4 other carbon atoms। हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। ऑलराइट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे? ये कार्बन एटम है जो इस 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगेन ये सारा कार्बन एटम्स
1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ा रहेगा। ये सब का सब कार्बन एटम्स 4 कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 अगेन इस सब का भी कार्बन 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 सबका ऐसे ही स्ट्रक्चर बना रहेगा। सबके साथ में 4 कार्बन एटम्स जुड़ा रहेगा और इस तरह से हमारा कुछ ऐसा ये एक स्ट्रक्चर निकल करके आता है। ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर निकल करके आता है और ये हमारा कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। आप जितना भी इसको आगे बढ़ाते चलो सेम 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 बनते जाएगा। ये हमारा कुछ कार्बन का स्ट्रक्चर है। ऐसा कुछ दिखता है आपका कार्बन का स्ट्रक्चर। अगेन इसमें आप देख पा रहे होगे कि जितना भी एटम है वो हर एटम 4 एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है। और हमारा जो ये मैंने अभी जो लिखा है टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल कॉम्बिनेशन होता है इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन का हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब ये टेट्राहेड्रल दिखता कैसे? टेट्राहेड्रल हमारा समथिंग ये होता है, ऐसा सा कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, लाइक दिस दिस दिस, ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर आपका दिखेगा इसी को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ऐसा कुछ 3D, ये 3D इमेज है, 3 डायमेंशनल इमेज है, जिसमें एक ट्राइंगल के ऊपर में ऐसा प्रिज्म लाइक समथिंग, प्रिज्म याद कर लो, प्रिज्म लाइक समथिंग अगर बनता है इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। टेट्राहेड्रल। और यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड में जो हमारा शाइन करता है, वो अलग अलग कलर का जो मस्त सा दिखता है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डायमंड का। ओके, एक और चीज इसमें नोटेबल ये है कि सारा सारा कार्बन जो है वो दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज कंबाइंड विद 4 अदर कार्बन एटम्स विद कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अब अगर हमारा डायमंड कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ करके बना हुआ है तो बहुत स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग होगा। इसीलिए मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट या हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस लिखा था इसके नीचे में। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में होगा वेरी हाई melting and boiling point, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है, अगर बहुत अच्छा मजबूत बॉन्ड बना रहा है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें बड़ा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे चीजों का जो कि स्ट्रांगली हेल्ड है टुगेदर, वो जिसका स्ट्रांग बॉन्ड बना हुआ है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो डायमंड का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, अब 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस जब ऊपर जाओगे तो हमारा डायमंड जल करके सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देगा और कुछ नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को जो वापस से तुम लाइम वाटर में डालोगे CaOH2 में, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना करके दे देगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। इसका मतलब कि वो कार्बन का ही बना हुआ कंपाउंड था, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड लूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना जलने पर और वो लाइम वाटर को व्हाइट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये डायमंड है। अब डायमंड का यूजेस क्या क्या है, डायमंड को कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? तो डायमंड का यूज अब हम लोग देखते हैं यूजेस। डायमंड का यूजेस, डायमंड का काम कहाँ किया जाता है? तो यूज्ड इन सॉन्ग टू कट मार्बल्स के कटिंग में सॉ में यूज करता है। यूज्ड टू कट, यूज्ड इन ग्लास कटर्स,
used in glass cutters. एक पेन जैसा चीज होता है, उसके निप पे, उसके पॉइंट सामने वाले उसको क्या बोलते हो, जो भी सामने वाला जो निब होता है, पॉइंट जो होता है, उसके सामने में वहां पर लगा होता है डायमंड। एक पेन जैसा चीज होता है जिसके सामने टिप पे लगा होता है डायमंड, और वो डायमंड सिंथेटिक डायमंड यूजुअली होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है एंड बहुत छोटी सी डायमंड होती है, उसका यूज भी नहीं होता, तो उसको उस कटर के ऊपर लगाया जाता है। उससे जब हम लोग ग्लास पर चलाते हैं तो ग्लास उससे कट जाता है, इसीलिए ग्लास कटर्स के फॉर्म में हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज है जिसको कि हम लोग बोलते हैं केराटोम। केराटोम यूज होता है आई सर्जन्स यूज करता है केराटोन का। आई सर्जन्स यूज करता है केराटोन का आई सर्जन्स यूज करता है, यूज्ड a diamond aged blade used to remove cataract from eyes। आँख से कैटरैक्ट निकालने में इसका यूज किया जाता है। केराटोन का बहुत साफ होता है, जिससे हम लोग आँख में छोटा सा कट लगा करके उसमें से कैटरैक्ट को निकाल लेते हैं। तो ये सारा हमारा यूजेस था डायमंड का। डायमंड खत्म हो जाता है, हम लोग आ जाते हैं ग्रेफाइट की तरफ। अगला जो हमारा है एलोट्रोप, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट is a crystal. A graphite is a crystal, consists of seeds of carbon atoms. These seeds are quite far apart and held together by very weak van der Waal force of attraction. Very weak van der Waal force of attraction. A graphite is a crystal. Consists of seeds of carbon atoms. These seeds are quite far apart and held together by very weak van der Waal force of attraction. Atoms are in hexagonal shape. Atoms are arranged in hexagonal shape in these seeds, in which each
carbon atom, each carbon atom is combined with three. Each carbon atom is combined with three other carbon atoms. Each carbon atom is combined with three other carbon atoms. अब हमारे पास में एक कार्बन है, ये सिर्फ तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन एटम से। तो एक तो हमारा खाली रह गया ना, वी नो कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन एटम टेट्रावेलेंट होता है जिसके पास 4 वैलेंसी होती है। तो अगर तुम तीन मिला रहे हो, 3 कार्बन एटम्स इसको दे रहे हो, तो 1 कार्बन एटम अभी 1 इलेक्ट्रॉन बोल लो, ये अभी भी खाली है, अभी भी बचा हुआ है। तो एक इसके पास में खाली रहता है, एक अभी भी इसके पास खाली रहता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एक खाली बचा हुआ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में काम करता है। तो हम लोग आगे उसको देखेंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल के लिए आगे इसमें और भी ऐड करना है। एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल शेप in these sheets in which each carbon atom is combined with 3 other carbon atoms। या तो हमारा ये ग्रेफाइट का डेफिनेशन था, हेक्सागोनल रिंग्स में रहता है। ये कैसा शेप का होता है? हेक्सागोनल शेप का होता है। तो इसके सामने मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हेक्सागोनल रिंग्स में होता है। अरेंज्ड इन फ्लैट लिख लो और ऐड कर लो, अरेंज्ड इन फ्लैट hexagonal rings in these sheets। फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स में रहता है। ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा सा रिंग, फिर ऐसा सा रिंग बना करके, ऐसा सा रिंग बना करके, इस तरह से ये सोन आगे बढ़ रहा है। इस तरह से एक सीट, फिर एक सीट से दूसरा सीट ऊपर में सिमिलरली ऐसे ही इस तरह से हमारा सीट, ये दोनों सीट, फिर ऊपर इसका तीसरा सीट, कुछ दूर के ऊपर तीसरा सीट, इस तरह से सीट वाइज कनेक्टेड रहता है। और इन दोनों सीट्स के बीच में, इस दोनों सीट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। इस दोनों सीट के बीच में जो रहता है वो वैन डर वाल फोर्स होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है। अब ये वैन डर वाल फोर्स क्या होता है? तो ये एक्चुअली टॉपिक है 11th क्लास का, बट अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझो, इसके बीच वैन डर वाल फोर्स होता है जो वीक होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जिसमें कि सीट्स जो है, डिफरेंट सीट्स, ये सीट्स बीच में वैन डर वाल फोर्सेस से कनेक्टेड है। इसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। अगर दो सीट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड रहता, लाइक डायमंड में जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनी हुई थी, तो वो दोनों सीट भी आपस में स्ट्रांगली हेल्ड रहता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक सीट, दो सीट, तीन सीट, लाइक ऐसा सीट्स में बटा हुआ है, और ये सीट्स बीच में वीक वैन डर वाल फोर्सेस से कनेक्टेड है। वैन डर वाल फोर्सेस को तुम ऐसा समझ लो, कुछ लेना देना, कुछ शेयर वेयर कुछ करना ही नहीं, बस यूं ही लग जाता है। एक सा फोर्स, एक बहुत छोटा सा, एक माइल्ड सा फोर्स लग जाता है जो बस होता है, नाम के लिए होता है। वो कैलकुलेशन में तो डिफरेंस दिखा सकता है, जब हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसका एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होंगे या उसका टोटल फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, बट फोर्स वाइज उसका कोई वैल्यू नहीं है, बहुत छोटी सी फोर्स है वो। तो वो है वैन डर वाल फोर्स जो हमारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट में रहता है। अच्छा, हर एक लेयर में कैसे शेप में रहता है? हेक्सागोनल शेप में रहता है, हेक्सागोनल रिंग्स में बना हुआ रहता है हमारा ग्रेफाइट का कार्बन एटम्स। तो इस तरह से हमारा कनेक्टेड होता है। ये हमारा ग्रेफाइट का फोटो है, आप उसको देख लो। अगेन हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ग्रेफाइट को। तो एज यू नो कि ग्रेफाइट में हमारा सारा का सारा एटम्स
हेक्सागोनल शीट्स हेक्सागोनल शेप में रहता है कनेक्टेड, जिसमें कि each atom is connected with 3 other atoms, means it has 1 free electrons. तो graphite is a good conductor of electricity. क्यों ऐसा हुआ है? Because of 1 free electrons, 1 free electron, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, 1 छोड़ दो, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से हर एक कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ मिलता है तो उस समय में उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है, और जिस कारण से ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। आगे these seeds being connected with very weak force slip over one another, एक दूसरे के ऊपर भी ये स्लिप कर सकता है, और जिस कारण से ये एक अच्छा लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। therefore works as good dry lubricant। और ग्रेफाइट का क्या होता है? अब इस सीट का, इसका जो सीट्स है, भले ही इसका डिफरेंट सीट्स वेंडरवाल फोर्सेस के कारण से लूजली कनेक्टेड है, जिसके कारण से वो स्लिप कर सकता है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो उसका सीट है उसमें तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, कोवेलेंट बॉन्ड हेक्सागोनल शेप में सब कनेक्टेड है, और उसके कारण से वो बहुत स्ट्रांग होता है, शीट उसका बहुत स्ट्रांग होता है, और उस स्ट्रांग होने के कारण से इस पूरे ग्रेफाइट को अगर एज अ होल देखें तो उसको आप इजीली हटा नहीं सकते, उसको आप स्लिप करा सकते हो, वो फिसलेगा, लेकिन ग्रेफाइट का अगर एक शीट के एटम्स की बात करो तो उसको आप इजीली नहीं ब्रेक कर पाओगे, मींस इसके हर एक एटम्स को सेपरेट इजीली नहीं कर पाओगे आप, जिस कारण से इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, और एक दूसरे के ऊपर से ये शीट्स स्लिप कर जाता है। अगेन, अब इन सब प्रॉपर्टीज के कारण से हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं? कैन बी यूज्ड in machines as lubricant, कैसा मशीन? which works on high temperature। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिसके कारण से हम लोग वैसे मशीन में जिसका कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, उस मशीन्स में इसको लुब्रिकेंट के फॉर्म में डाल सकते हैं। लाइक अगर उसमें मोबिल डालोगे तो मोबिल उसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन ये खराब नहीं होगा, ये वेपोराइज नहीं होगा, ये टिका रहेगा और लुब्रिकेंट का काम करता रहेगा। तो ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में हम लोग इसको यूज कर लिए। used as पेंसिल कोर में, पेंसिल के जो बीच में रहता है उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं, पेंसिल कोर में। और हम लोग इसका जो या लीड्स बोल लो, इसको लीड बोल लो, इसमें यूज करते हैं। इसमें यूज कैसे करते हैं? ग्रेफाइट
ग्रेफाइट साथ में क्ले मिक्स कर देते हैं, ग्रेफाइट और क्ले, और ये मिक्स करके हम पेंसिल में यूज करते हैं जो कि लिखने के काम आता है। ओके, सो वी हैव अनदर allotropes which is Buckminster fullerene, इसको C60 भी बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलेरिन C60। It is made of 60 carbon atoms. It is made of 60 carbon atoms. ये 60 कार्बन एटम्स के मिलने से बना हुआ होता है। ओके, it has interlocking of 20 hexagonal and 12 pentagonal rings. ये कुछ ऐसा सा डिजाइन का होता है, फुटबॉल सा डिजाइन का समझ लो। ये है हेक्सागोनल और ये है हमारा पेंटागोनल। ये जो हमारा दिख रहा है अभी यहाँ पेंटागोनल होता है 5। अगेन ये हमारा हेक्सागोनल बनेगा, ये भी हेक्सागोनल बनेगा। इस तरह से ये 6 यहाँ पर हमारा इस तरह से पेंटागोनल, ये हमारा बढ़ते जाता है, फिर से 6 वाला साइड बनेगा, 6 वाला, और इस तरह से हमारा ये बनता है। और ये बनते बनते एक फुटबॉल हो जाता है। फुटबॉल में कैसे ऐसे 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 बना होता है, ढेर सारा इस तरह से बना होता है, और जिसमें बीच बीच में आपका पेंटागन का कलर डिफरेंट हो जाएगा, बीच बीच में आपका पेंटागन का डिफरेंट कलर हो जाएगा, पेंटागन का डिफरेंट कलर हो जाएगा। ये चीज ऐसा ही सेव का होता है। तो ये तो हमारा हो गया बकमिंस्टर फुलेरिन मिला कैसे? तो एक साइंटिस्ट था अमेरिकन आर्किटेक्ट था, बकमिंस्टर फुलेरिन मिला कैसे? एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जो एक लेक्चर हॉल बनाया था, डोम shaped lecture हॉल नहीं था, वो एग्जीबिशन हॉल था, डोम शेप्ड एग्जीबिशन हॉल था, इसी से रिजेंबल कर रहा था, resembles dome shaped exhibition hall designed by Buckminster
बकमिंस्टर फुलर, यही डोम से एक एग्जीबिशन हॉल बनाया था, उसी पर नाम रख दिया हमने बकमिंस्टर फुलरिंग। इस तरह से हमारा बकमिंस्टर फुलरिंग बन गया। और बकमिंस्टर फुलरिंग डार्क ब्लैक सब्सटेंस, डार्क ब्लैक सब्सटेंस होता है एट रूम टेम्परेचर, डार्क ब्लैक सब्सटेंस होता है रूम टेम्परेचर पर। बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि रिसर्च इज गोइंग ऑन, researches are going on it, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, इसीलिए हम बकमिंस्टर फुलरिन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन इतना पता है कि बकमिंस्टर फुलरिन C60 कार्बन से मिलकर के बना हुआ है और इसमें 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागोनल रिंग्स होता है। अनलाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्योंकि इसके पास लिमिटेड है एटम्स, फिक्स एटम्स है, 60 एटम ही आएगा। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट में कितना भी एटम आ सकता है, उसको कोई रोक नहीं रहा है। अनलिमिटेड अनडिफाइंड एटम्स आ सकता है, उसमें कितना भी बड़ा वो बन सकता है। तो ये हमारा बकमिंस्टर फुलरिन था। हमारा तीनों एलोट्रॉप्स यहाँ पर खत्म हो जाता है कार्बन का। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।